आप जो बता रहे हैं, आप बल्कि आपने वर्ड यूज़ किया कि ये सबसे ख़तरनाक तरमीम होने जा रही है 26वीं तरमीम, ऐसा क्या ख़तरनाक है इसके अंदर? ख़तरनाक ये है कि जमहूरियत जो रिलाई करती है वो करती है पॉलिटिकल पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, यानी कि पावर कंसंट्रेशन ना हो, पावर एक जगह जमा ना होनी पाई है, तो फिर तो वही डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना, मोनार्की हो जाएगी, बादशाह हो जाएगी। अगर पावर एक ही के पास है तो वो बादशाह हो जाएगी। तो वो उसके लिए क्या करती है, उसके लिए हमारे पास पार्लियामेंट है, उसके लिए हमारे पास अदालतें हैं और उसके लिए हमारे पास एग्जेक्टिव्स हैं, यानी कि हुकूमत है। तो ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखती हैं। इस तरमीम के बाद होना ये जा रहा है कि जो अदालत का डायरेक्ट कंट्रोल है वो पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। अदालत का कंट्रोल, अदालत का डायरेक्ट कंट्रोल, हद तक के कुछ उसकी इम्प्लीकेशन ऐसी हैं कि फैसले तक का कंट्रोल पार्लियामेंट के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि पार्लियामेंट आईनी जजेस को अपॉइंट कर रही है और आईनी जजेस यानी कि जो जजेस की तकर्री है वो चूंकि पार्लियामेंट कर रही है तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। और जो पार्लियामेंट है आपको पता कैसे बनती है वो ऐसे। एक तो पाकिस्तान में जो है ना पूरे के पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा वो चंद अपॉइंटमेंट से गिर घूम रहा होता है जी। तो इसमें चाहे वो अदालत की हो चाहे वो किसी और की हो। इसमें 2 से 3 खतरनाक बातें। पहले तो मैंने आपसे अर्ज कर दी है कि सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर आ जाएगी वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। और पार्लियामेंट कैसे बनती है? देखें, ये अगर यही पार्लियामेंट लोगों के मैंडेट से आती, मैं एतराज़ नहीं करता कि भाई आपने खुद कुएं में कूदने आप कूद दिए। ये तो पार्लियामेंटी मैंडेट से नहीं आई हुई ना लोगों के, और 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है इसके पास। जो महकमा पार्लियामेंट कंट्रोल करता है वो फिर अदालतें कंट्रोल कर लेगा। अभी क्या है एटलीस्ट कि अदालतें इंडिपेंडेंट एक हद तक हैं। आप इससे इख्तलाफ करेंगे कि जी आप अपनी जो कम्युनिटी उसके बारे में साइड ले रहे हैं, लेकिन मेरी राय में अदालतें एक हद तक आज़ाद हैं, इंक्लूडिंग काजी फाजीसा। ये आपने फ्रेंडली फायर कर दिया, ये आपने फ्रेंडली फायर कर दिया। मेरा ख्याल है कि कुछ बायसेस तो हर जगह होते हैं, तो वो बायसेस अपनी जगह और उनके फैसलों पे तनकीद, क्योंकि तो खुद प्रोविजन मौजूद है। लेकिन ये के बारे में मुझे अफसोस है कि उनको एक ज़माने में बड़ा आइडलाइज किया गया था और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, बहुत सारी खूबियों के मालिक, लेकिन इस टाइम वो बड़े बदतरीन उसका बड़ी मलाइन हो रहे हैं बेचारे। और नहीं बेचारे, मतलब ये तो उनको खुद सोचना चाहिए था कि उन्होंने वाकई बहुत सारे ऐसे डिसीजंस कर दिए हैं कि हम फिर वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे, और ऐसे डिसीजन हो चुके हैं। तो 26 तरमीम का पहला तो सबसे ख़तरनाक बात ये है। दूसरी ख़तरनाक बात ये है 26 तरमीम की कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के फंक्शंस हैं उनके ऊपर कोई पिटिशंस नहीं हो सकती। यानी कि आप आज मिसिंग पर्सनस के ऊपर या कोई किसी अब्यूज़ के ऊपर, किसी सिक्योरिटी फंक्शन के अब्यूज़ के ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं, और ये आपके पास राइट है, आईनी राइट है। उसके बाद ये राइट आपके पास से छिन जाएगा। अच्छा। और वो भी लफ्ज़ फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है कि फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, पुलिस का भी फंक्शन है, मिलिट्री कोर्ट्स के भी, और बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। ये पूरा एक पैकेज है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पैकेज है। लेकिन असल ये 2 है। और तीसरा थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन हमारा पूरा जूरिस्प्रूडेंस चेंज हो जाएगा। हमारा कॉमन लॉ का पूरा एक प्रेसिडेंट है, तो इसके आने के बाद से आईनी कोर्ट एक सेपरेट एंटिटी होगी, सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट होगी। आईनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आईनी कोर्ट के फैसलों की पाबंद होगी। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है कि जिससे हमारा पूरा जूरिस्प्रूडेंस चेंज हो जाएगा। अभी वैसे इंसाफ नहीं मिलता, अभी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से वैसे इंसाफ नहीं मिलता एक आम फर्द को। तो इस तरमीम के होने के बाद जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस की पूरी नेचर चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या आएंगे। और इस टाइम पे इस तरमीम को लेकर पार्टी पोजीशन क्या है? कौन कौन सी पार्टी इसके हक में, कौन कौन सी मुखालिफ हैं? मेरा ख्याल है कि PTI मुखालिफ है इसकी सिर्फ, और PTM भी मेरे ख्याल से मुखालिफ है। PTI के बाद कोई दूसरी पार्टी नहीं है। अगर आप PTI के बाद सीधा PTM पे चले गए हैं तो उसका मतलब दरमियान वाली सारी पार्टीज जो हैं वो दूसरी साइड में है। ऐसा ही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PP, नून लीग वो दूसरी साइड पर ही है। JUI की समझ नहीं आ रही अभी क्या है, लेकिन JUI ने बहरहाल एक स्टैंड तो लिया हुआ है। और जो मैंने उनकी स्पीचेस सुनी है उनके लीडरान की, तो वो इन्हीं 2 इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ये 2 शिक्कों के ऊपर, हाँ, कि जो फंक्शन नहीं ये फंक्शंस के ऊपर बात करें ज़्यादा, कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के फंक्शंस के ऊपर आप नहीं कर सकते पिटिशन, तो ये इन फंक्शंस के ऊपर बात करें। और हालांकि बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जो 19वीं और 18वीं तरमीम का क्रेडिट था वो पीपल्स पार्टी बहुत ज़ोरों से अपने ऊपर लेती थी और किसी हद तक उनको मिलता भी था कि बड़ी उन्होंने कंसेंसस डेवलप किया। उन्होंने आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म किया, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर को बहाल किया, उन्होंने जो आइनी इदारे हैं उनको काफ़ी हद तक बड़ा ठीक ठाक उस पर कानून साजी में काम किया। अब मुझे नहीं पता कि रज़ा रबानी साहब के ऊपर इस टाइम क्या बेहतरी होगी जिन्होंने इस पूरे काम के लिए बड़ी मेहनत की और बड़ी अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी किया। और बहरहाल उनकी एक रिस्पेक्ट बहुत से हलकों में अक्रॉस द पार्टीज़, पीपल्स पार्टी के लिए कभी भी कोई नरम गोशा पैदा नहीं हुआ, लेकिन रज़ा रबानी के लिए बहरहाल
एक रिस्पेक्ट हमेशा से रही है उन्हीं इसी तरह के बहुत से और भी प्रिंसिपल स्टांसेस के ऊपर। तो पीपल्स पार्टी अगर इसकी सबसे बड़ी जो है वो एडवोकेट बनी हुई है इस टाइम पे, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती भी है। और पीपल्स पार्टी के जो बहुत से नज़रियाती वर्कर्स हैं, नज़रियाती वर्कर्स, कल्ट फॉलोअर्स नहीं, भुट्टो के और बेनज़ीर के परस्तार नहीं, नज़रियाती वर्कर्स, उनके पास तो मेरा ख्याल है इसके बाद अब कोई जवाज़ रह नहीं गया कि वो नज़रियाती तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो टेक था, जो सबसे बड़ी उनकी एक तरीके से स्ट्रेंथ थी, वो तो यही थी कि डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, आइन के लिए काम करते हैं, कानून के लिए काम करते हैं। और बहुत बड़े बड़े इनके पास टेक्नोक्रेट्स और स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो कानून के मौजूद हैं, सेनेट के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, बिलावल साहब खुद आगे फ्रंट के ऊपर आगे जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आखिर में एक बात ये बात कर दूंगा इसी 26 अमेंडमेंट के ऊपर कि 26 अमेंडमेंट के ऊपर जो वकला का रोल है वो बहुत क्रिटिकल होगा। जो और क्योंकि वकला ने हमेशा आइन की सरबुलंदी के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी के लिए हमेशा मुहिम चलाई है। इफ्तिखार चौधरी की हो या फिर जो डोगर केस हो माजी के, या आसमा जहांगीर जो साहिबा थी उनका पूरा एक रोल हो। तो इस मामले में 26 अमेंडमेंट के ऊपर भी अगर अल्लाह ना करे अगर ये आगे बढ़ती है कोई किसी हतमी एंड की तरफ, तो मैं तो होपफुल हूँ कि एटलीस्ट जो पाकिस्तान की बार काउंसिल्स हैं वो इसके ऊपर भरपूर तहरीक चलाएंगी, इसके खिलाफ लोगों को मोबिलाइज़ करेंगी। क्योंकि वाकई ये 26 अमेंडमेंट ये सिर्फ पीटीआई के बुक्स में ये एक अमेंडमेंट आ रही है, लेकिन उन जो दो पॉलिटिकल पार्टीज लेके आ रही हैं उनको आइडिया नहीं है कि बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ऐसा ही है।